हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल MGM करियर इंस्टीट्यूट में। जैसा कि आपको पता है, हमारा जो टॉपिक है वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंदर आज हम सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस या डांसिंग रेजोनेंस की बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने के पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारे डेली लेक्चर्स का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रख पाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डांसिंग रेजोनेंस और सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस हाइपर कॉन्जुगेशन की एप्लीकेशंस को हम कंप्लीट कर चुके हैं। हमारे लिए जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है डांसिंग रेजोनेंस। व्हाट इज द डांसिंग रेजोनेंस, क्या होता है इस रेजोनेंस के अंदर, और इसका दूसरा नाम है सिग्मा बॉन्ड रेजोनेंस। कहने का मतलब नाम से क्लियर हो रहा है कि यहां पर जो सिग्मा बॉन्ड होगा वो क्या करेगा, वो रेजोनेंस करेगा। वो क्या करेगा भाई, वो रेजोनेंस करेगा। तो कैसे करेगा, देखो ध्यान से कि दिस थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन बाय द बियर्स स्ट्रेन थ्योरी। इस थ्योरी को किससे एक्सप्लेन किया गया, बियर्स स्ट्रेन थ्योरी से एक्सप्लेन किया गया। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड बियर्स स्ट्रेन थ्योरी और एंगल स्ट्रेन थ्योरी। इसको बियर्स स्ट्रेन थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया गया, इसलिए इसको बियर्स स्ट्रेन थ्योरी भी नाम दिया गया, एंगल स्ट्रेन थ्योरी भी नाम दिया गया। एंगल स्ट्रेन इसलिए नाम दिया गया क्योंकि एंगल का कुछ ना कुछ रोल रहा होगा। आगे पढ़ते हैं। फॉर मैक्सिमम स्टेबिलिटी ऑफ अ टेट्रावेलेंट कार्बन एटम बियर्स एंगल मस्ट बी वेरी क्लोज टू 109 डिग्री 28 मिनट्स। कहने का मतलब अगर किसी भी कार्बन एटम जो कि टेट्रावेलेंट है, जिसकी 4 वैलेंसी है, अगर वो स्टेबिलिटी चाहता है तो उसका जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट के बिल्कुल क्लोज होना चाहिए। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, क्लोज होना चाहिए। कहने का मतलब आपको मैं सिंपली समझाने की कोशिश करता हूं कि 109 डिग्री 28 मिनट जो एंगल होता है वो कार्बन होता है sp3। तो sp3 का मतलब है कि वो नॉन प्लेनर है। और अगर आप sp2 चले जाएं या sp चले जाएं, कहने का मतलब अगर आपका एंगल 120 हो जाता है या फिर आपका एंगल क्या हो जाता है 180, तो आपका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, या तो प्लेनर हो जाएगा या फिर लीनियर हो जाएगा, मतलब एक ही प्लेन में रहेगा। क्लियर। तो अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको स्ट्रेन नहीं चाहिए बॉडी के अंदर, तो आप क्या करेंगे, आपका एंगल 109 डिग्री 28 मिनट का होना चाहिए। आप एक एग्जाम्पल के थ्रू लेते हैं। जैसे कोई स्टूडेंट है, अगर स्टूडेंट के दोनों हाथों को रस्सी से बांध दिया जाए और एक स्टूडेंट है जिसके दोनों हाथों को खुला हुआ रख दिया जाए, तो आप मुझे बता पाएंगे कि किसके अंदर स्ट्रेन ज्यादा होगा। किसके अंदर स्ट्रेन ज्यादा होगा, जिसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। अगर वो दोनों हाथ बंधे हुए हैं तो वो दोनों हाथों में से अगर किसी एक हाथ को अप करता है तो क्या दूसरा हाथ भी अप होगा कि नहीं होगा। अगर वो किसी एक हाथ को डाउन करता है तो क्या दूसरा हाथ भी डाउन होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, दोनों बंधे हुए हैं तो एक साथ मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, पर अगर दोनों फ्री हैं तो एक दूसरी डायरेक्शन में जा सकता है तो दूसरा हाथ तीसरी डायरेक्शन में जा सकता है। बोलो, जा सकता है कि नहीं जा सकता। तो कहने का मतलब अगर दोनों हाथ बंधे हुए हैं तो प्लेनर रहेंगे। क्लियर। प्लेनर का मतलब एक ही प्लेन में मूव करेंगे, जो जहां पहला जाएगा वहीं दूसरा जाएगा। पर दोनों फ्री हैं तो इसका मतलब वो प्लेनर नहीं रहेंगे, वो नॉन प्लेनर रहेंगे। तो कहने का मतलब जहां पर कंडीशन नॉन प्लेनर वाली होगी वहां स्ट्रेन कम होगा, जहां कंडीशन प्लेनर वाली होगी वहां स्ट्रेन ज्यादा होगा, और जहां स्ट्रेन ज्यादा होगा वहां स्टेबिलिटी कम रहेगी, जहां स्ट्रेन कम होगा वहां स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो अगर हमें स्ट्रेन कम करना है, हमें स्टेबिलिटी बढ़ानी है, तो एंगल को कितना रखना पड़ेगा, 109 डिग्री 28 मिनट रखना पड़ेगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, नेचुरल एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि आप सब लोग अपने टाइम पे पढ़ाई कर रहे हैं, तो जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई भी स्टूडेंट है जो कि बाहर से पढ़ने आया है, क्या बाहर से पढ़ने आया हुआ है किसी अच्छे शहर के अंदर, तो अगर वो अच्छे शहर में आया हुआ है तो इसका मतलब उसे वो किसी रूम में रह रहा होगा। क्लियर है कि नहीं है। अब जब वो रूम में रह रहा है तो एक रूम में एक ही बेड होता है कि नहीं होता। तो वो बेड पर, अपने वाले बेड पर कुछ इस पोजीशन में वो सो रहा है। वो किस पोजीशन में सोता है भाई, वो इस पोजीशन में सोता है। ध्यान से देखते जाना, उसकी पोजीशन कैसी है सोने की, वो दोनों हाथों को आराम से फैलाते हुए सोता है। किस कंडीशन में, जिस कंडीशन में वो सोता है उसका एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। क्यों कि उसकी बॉडी के अंदर कोई स्ट्रेन नहीं है, वो फ्री है पूरी तरीके से। क्लियर। अगर वो इस कंडीशन में सोता है और कल उसके घर से कॉल आ जाता है कि
उसका छोटा ब्रदर भी उसके साथ रहने आ रहा है, तो उसके दिमाग में टेंशन बढ़ गई कि आखिर उसको सुलाएंगे कहाँ पे, बेड तो एक ही है, बोलो है कि नहीं है, क्लियर। तो क्या होगा, अगर एक ही बेड पे दो जने सोंगे तो क्या होगा, एक ही बेड पे अगर दो जने सोते हैं तो दोनों के दोनों क्या होंगे, अनकंफर्टेबल कंडीशन में होंगे। खास करके वो अनकंफर्टेबल होगा जो पहले अकेला सोया करता था, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो अगर उसका दूसरा ब्रदर आ जाता है और वो कहां पर सो जाता है, राइट साइड पर सो जाता है, तो क्या अगर वो राइट साइड पे सोएगा तो जो पहला स्टूडेंट था उसकी पोजीशन वहां से हटके यहां पे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। अब उसका हैंड यहां पे नहीं है, उसका हैंड यहां आ चुका है, बोलो आया कि नहीं आया, क्लियर। क्या उसकी बॉडी के अंदर ये जो डेल्टा है, ये इतना सा स्ट्रेन आ चुका है कि नहीं आ चुका है, बताओ। क्या ये स्ट्रेन उसकी बॉडी के अंदर आया कि नहीं आया। और आगे बढ़ते हैं, फर्दर एक और कॉल आया उसके पास, उसके घर वालों ने उससे कहा कि बेटा तेरे साथ तेरा छोटा वाला भाई भी आ रहा है। अब तो टेंशन और ज्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि बेड एक था, दो ऑलरेडी थे, तीसरे को कहां सुलाएंगे। तो तीसरा तो पूछो ही मत, वो राइट साइड पे सोया तो उसकी कंडीशन कैसी हो गई, और ज्यादा स्ट्रेनफुल हो गई, बोलो हुई कि नहीं हुई। उसकी बॉडी के अंदर फिर से डेल्टा स्ट्रेन आ गया लेफ्ट साइड से, बोलो आया कि नहीं आया, क्लियर। अब वो पहले तो सोता था किसी और एंगल से, पर अब वो सो रहा है ओनली थीटा एंगल से, बोलो सो रहा है कि नहीं सो रहा है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आप इन तीनों को कैलकुलेट करने जाते हैं, क्या कैलकुलेट करने जाते हैं, तीनों को कैलकुलेट करने जाते हैं, तो क्या आप देखेंगे कि 2 डेल्टा प्लस थीटा मिला के कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। अगर हम स्ट्रेन को निकालें कि आखिर कितना स्ट्रेन आया, तो कैसे निकाला जा सकता है, 2 डेल्टा इक्वल्स टू 109 डिग्री 28 मिनट माइनस थीटा, और डेल्टा जो कि स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करता है, तो 109 डिग्री 28 मिनट माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2, बोलो है कि नहीं है, क्लियर है कि नहीं है। स्ट्रेन कितना आया, स्ट्रेन इतना आया है किसी भी बॉडी के अंदर। तो अगर मान लेते हैं कि हमारे पास 3 मेंबर की एक रिंग है, कितने मेंबर की एक रिंग है, 3 मेंबर की एक रिंग है, जिसका थीटा कितना है, 60 डिग्री होता है। तो अगर इसके अंदर एंगल स्ट्रेन निकालने जाए थीटा, तो क्या 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 60 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या 49 डिग्री 28 मिनट डिवाइडेड बाय 2 का स्ट्रेन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अगर यही रिंग हम 4 डिग्री के ले लें, कितने की, 4 डिग्री, 4 कार्बन की ले लें, तो क्या एंगल 90 डिग्री होगा। तो थीटा जो होगा 109 डिग्री 28 मिनट माइनस थीटा माइनस 90 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। क्या 19 डिग्री 28 मिनट माइनस 2 का स्ट्रेन आएगा कि नहीं आएगा, क्लियर है। स्ट्रेन धीरे धीरे कम हो रहा है कि नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा स्ट्रेन किस में था, 3 डिग्री की रिंग में। अगर यही रिंग 5 मेंबर की हो जाती है तो थीटा कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 108 डिग्री। तो जो डेल्टा आ जाएगा स्ट्रेन, वो कितना आ जाएगा, 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 108 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, मतलब 1 डिग्री 28 मिनट डिवाइडेड बाय 2 का क्या आ जाएगा, स्ट्रेन आ जाएगा। अगर यहीं पर हम 6 मेंबर की रिंग ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 6 मेंबर की रिंग, जिसके अंदर थीटा होता है 120 डिग्री, तो जो डेल्टा आ जाएगा 109 डिग्री 28 मिनट माइनस 120 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स जो वैल्यू आ जाएगी वो कंप्लीटली नेगेटिव हो जाएगी। क्या हो जाएगी वो, नेगेटिव। तो यहां से क्या प्रूफ होता है कि जो स्ट्रेन का ऑर्डर है, स्ट्रेन सबसे ज्यादा किसके अंदर है भाई, स्ट्रेन है 3 मेंबर के अंदर, उसके बाद किसमें है 4 मेंबर के अंदर, उसके बाद किसमें है 5 मेंबर के अंदर, और 6 मेंबर की रिंग के अंदर तो कोई स्ट्रेन ही नहीं है। इसलिए आपने पढ़ा होगा कि ये चेयर फॉर्म भी बना लेता है, ये बोर्ड फॉर्म भी बना लेता है, कन्फर्मेशन बना लेता है। तो कन्फर्मेशन वही बना सकता है जो दूसरे प्लेन में चला जाता है। 5 मेंबर की रिंग भी कन्फर्मेशन शो करती है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बनाती है, बनाती कि नहीं बनाती। अरे 4 मेंबर की रिंग भी क्या करती है, कन्फर्मेशन शो करती है, क्लियर है कि नहीं है। तो क्या 3 मेंबर की रिंग ही एक ऐसी रिंग है जिसके अंदर स्ट्रेन सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है, मतलब इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है। अगर इसमें स्ट्रेन सबसे ज्यादा है, मतलब ये जो रिंग होगी क्या पूरी तरीके से प्लेनर होगी कि नहीं होगी, बोलो हेलो, क्या ये पूरी तरीके से प्लेनर रहेगी कि नहीं रहेगी। अगर ये पूरी तरीके से प्लेनर है तो क्या हम बोल सकते हैं
कि जहां पे प्लेनर होता है वहां रेजोनेंस हो जाता है। बोलो हो जाता है कि नहीं हो जाता? कैसे हो जाता है ये तो अभी बात करेंगे, पर क्या हमने कंडीशन पढ़ी थी रेजोनेंस की कि सिस्टम मस्ट बी प्लेनर। सिस्टम क्या होना चाहिए? प्लेनर होना चाहिए। तो क्या आज जो 3 मेंबर की रिंग है क्या वो प्लेनर है? तो देखो ध्यान से, क्या मैंने एक 3 मेंबर की रिंग यहां पे बना ली है? क्या बना ली है मैंने? 3 मेंबर की रिंग एक बना ली है। किस तरीके से? कुछ इस तरीके से मैं यहां पर 3 मेंबर की रिंग बना लेता हूं। अगर मैंने इस 3 मेंबर की रिंग के बाहर क्या शो कर दिया है? एक पॉजिटिव शो कर दिया है। क्या शो कर दिया है? एक पॉजिटिव। तो ध्यान से देखना भाई कि जो ये रिंग है जिसके अंदर ये सिग्मा बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, ये एक्चुअल में सिग्मा बॉन्ड का भी काम नहीं करता, ये काम करता है एज अ पाई बॉन्ड। किसकी तरह बिहेव करता है? ये एज अ पाई बॉन्ड बिहेव करता है। जबकि दिखने में कैसा है? ये सिग्मा है, पर एक्चुअल में ये पाई की तरह बिहेव करता है। अगर ये पाई बॉन्ड है तो बताओ ये प्लेनर है कि नहीं? अगर ये प्लेनर है तो क्या डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, बोलो आया कि नहीं आया? क्या आया? डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पॉजिटिव चार्ज। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो इसका मतलब क्या रेजोनेंस हो सकता है? तो कैसे होगा? अगर पॉजिटिव है सामने तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव की तरफ मूव कर जाएंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या यहां पर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा कि इधर से बॉन्ड टूटा तो यहां आएगा माइनस, माइनस प्लस क्या कर लेंगे? बॉन्ड बना लेंगे। बोलो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? क्या यहां बॉन्ड बन जाएगा? क्या इधर से बॉन्ड टूट गया और प्लस क्या यहां पे बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? अगर फर्दर इधर की तरफ से देखें तो क्या इधर से भी बॉन्ड टूट जाएगा? बोलो टूटेगा कि नहीं टूटेगा? क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्या बॉन्ड इधर से टूटेगा तो क्या यहाँ प्लस बच जाएगा कि नहीं बच जाएगा? दिस इज कॉल्ड डांसिंग रेजोनेंस। कहने का मतलब सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो क्या करने लग जाता है? रेजोनेंस करने लग जाता है। बट एक्चुअल में ये सिग्मा नहीं है, वो क्या है? पाई बॉन्ड है। क्लियर? तो हमेशा रेजोनेंस वही होगा जहां पर प्लेनर सिस्टम आएगा। तो 3 मेंबर की एक ऐसी रिंग है जो कि बेयर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग बिल्कुल प्लेनर पाई गई है, क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेन बहुत ज्यादा है। क्लियर? इसीलिए वो दूसरे प्लेन में मूव नहीं कर सकती। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर दोनों हाथ बंधे हुए हों तो एक हाथ जहां पर मूव करेगा दूसरा हाथ भी उसी तरफ मूव करेगा। तो इसका मतलब अगर बॉडी के अंदर स्ट्रेन है तो इसका मतलब वो दोनों हैंड एक साथ ही मूव करेंगे। अगर दोनों फ्री हैं तो फिर वो दोनों एक साथ मूव नहीं करेंगे। सेम कंडीशन यहां पर भी है। 3 मेंबर की रिंग के अंदर क्या होता है? स्ट्रेन होता है, इसीलिए उसमें रेजोनेंस हो जाता है। तो क्या अगर हम बात करें किसकी? स्टेबिलिटी ऑर्डर की। अगर हम किसकी बात करें? स्टेबिलिटी ऑर्डर की। अब आपके मन में क्वेश्चन है कि सर हमने रेजोनेंस भी पढ़ा था, डांसिंग रेजोनेंस भी पढ़ा था, कौन ज्यादा स्टेबल है? तो ध्यान से देखना भाई कि अगर 3 मेंबर की रिंग के बाहर प्लस आ जाए और 4 मेंबर की रिंग के बाहर प्लस आ जाए तो ध्यान रखना कि डांसिंग रेजोनेंस हमेशा 3 मेंबर की रिंग ही करती है, 4 मेंबर की रिंग डांसिंग रेजोनेंस नहीं करती। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आ जाएगा? 1 इज ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। क्लियर है? यहां पर नंबर ऑफ कार्बन वर्क नहीं करता। अगर किसी स्टूडेंट ने लगा दिया कि सर प्लस आई तो सेकंड के पास ज्यादा है, फर्स्ट के पास कम है, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन फर्स्ट में कम है, सेकंड में ज्यादा है। पर यहां पर प्लस आई वर्क नहीं करेगा, यहां पर वर्क करेगा डांसिंग रेजोनेंस। उसी तरीके से अगर हमने क्या ले लिया है? एक 3 मेंबर का रिंग और एक के साथ 2 3 मेंबर का रिंग ले लिया है और एक और तीनों तरफ 3 मेंबर का रिंग लिया हुआ है। तो एक बात बताओ, क्या इसमें 1 साइडेड डांसिंग रेजोनेंस है? इसमें 2 साइडेड डांसिंग रेजोनेंस है और इसमें तीन तरफ। दैट मीन्स आंसर क्या आ जाएगा? 3 2 1। क्या आ जाएगा आंसर? 3 2 1। 3 सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अगर हमने क्या किया? हमने लिया एक नॉर्मल डांसिंग रेजोनेंस और हमने लिया एक रेजोनेंस। बोलो लिया कि नहीं लिया? एक रिंग किसकी है? रेजोनेंस की है। और एक ही रिंग किसकी है? डांसिंग रेजोनेंस की है। तो ज्यादा अच्छा कौन माना जाएगा? ज्यादा अच्छा माना जाएगा कौन? डांसिंग रेजोनेंस। कौन माना जाएगा भाई? डांसिंग रेजोनेंस। पर अगर यही बात हम कहां कर लेते हैं? यही बात हम कर लेते हैं कि एक रिंग तो है किसकी? डांसिंग रेजोनेंस की, और 2 रिंग दी हुई है किसकी? रेजोनेंस की। क्लियर? इसमें दोनों तरफ से रेजोनेंस है और इसमें एक ही तरफ से क्या है? डांसिंग रेजोनेंस। तो ज्यादा डोमिनेटिंग कौन होगा? जिसमें नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा हैं। मतलब रिंग्स बढ़ जाती है
तो डांसिंग रेजोनेंस काम नहीं करेगा। जब एक ही रिंग डांसिंग रेजोनेंस में हो और एक ही रिंग नॉर्मल रेजोनेंस में हो तो फिर डोमिनेटिंग हो जाता है कौन? डांसिंग रेजोनेंस। क्लियर है? तो डांसिंग रेजोनेंस जो है वो टॉपिक हमारा कवर होता है। क्लियर? इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। क्या है? स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स। हम इंटरमीडिएट को पहले भी पढ़ चुके हैं, एक बार और रिवाइज करने वाले हैं कि हमने कौन कौन से इंटरमीडिएट पढ़े थे। हमने सबसे पहले पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन बोल लो या फिर फ्री रेडिकल बोल लो। क्लियर है? क्या हमने पढ़ा हुआ है ये सब कुछ? चलिए एक बार और फिर से दोबारा इनकी बात कर लेते हैं। मुझे बताओ कौन स्टेबल करेगा इनको? कौन करेगा भाई? जो इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इनको स्टेबल करता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्लियर? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं? पहले हमने पढ़ा था इंडक्टिव, अभी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला प्लस आर है, प्लस एच है, फिर लगता है प्लस आई। मतलब इसको स्टेबल कौन करेगा? प्लस आर प्लस एच प्लस आई। कौन अनस्टेबल करेगा? माइनस आर माइनस एच और माइनस आई। क्लियर है कहानी? कौन अनस्टेबल करेगा? ये साइज के होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन अ ग्रुप। कार्बोकेटाइन के लिए साइज क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए इन अ पीरियड। क्लियर? उसी तरीके से अगर हम बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन की, किसकी बात करें? कार्ब एनायन। कार्ब एनायन का मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये देना पसंद करेगा। तो सामने कौन होना चाहिए? इलेक्ट्रॉन लेने वाला, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको स्टेबल करेगा। इसको और कौन स्टेबल करेगा? माइनस आर माइनस एच और माइनस आई। सबसे पहले माइनस आर, फिर माइनस एच, फिर माइनस आई। क्लियर? कौन नहीं करेगा? प्लस आर प्लस एच प्लस आई। अगर प्लस आर प्लस एच प्लस आई आ जाता है तो इसको नुकसान होने वाला है। साइज क्या होती है? इन अ ग्रुप ज्यादा होनी चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन अ पीरियड ज्यादा होनी चाहिए। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए और कुछ बातें नोट पॉइंट के अंदर जान लेते हैं कि अगर कोई बेंजीन है, क्या है? कोई बेंजीन है, कोई बेंजीन के बाहर प्लस है। क्लियर? तो ये वाली जो पोजीशन होती है ऑर्थो पोजीशन पे आर भी काम करता है, एच भी काम करता है, आई भी काम करता है। पहले आर देखना है, आर नहीं है तो एच देखना है, एच नहीं है तो आई देखना है। जो मेटा पोजीशन होती है, जो मेटा पोजीशन होती है उस पे ओनली इंडक्टिव काम करता है, चाहे प्लस आई हो चाहे माइनस आई हो। सेम कंडीशन अगर पैरा है तो आर भी काम करता है, एच भी काम करता है और आई भी काम करता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? पर अगर यही प्लस या यही माइनस, इस प्लस की जगह माइनस भी हो सकता है भाई, यही प्लस अगर यहां सीधा ही बेंजीन पे हो, सीधा ही किस पर हो? बेंजीन पे, तो चाहे ऑर्थो हो चाहे मेटा हो चाहे पैरा हो, तीनों पे हमेशा क्या लगता है? इंडक्टिव काम करता है, रेजोनेंस काम नहीं करता। बेंजीन पे डायरेक्टली प्लस आ जाए तो बेंजीन रेजोनेंस नहीं करती। अगर बेंजीन रेजोनेंस नहीं करेगी तो ना तो आर लगेगा ना ही एच लगेगा। क्लियर है कहानी? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस हमने लिए हुए हैं यहाँ पर। अरेंज द गिवन इंटरमीडिएट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। इनको स्टेबिलिटी के ऑर्डर में रखना है। चलिए वन बाय वन करके स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर देखेंगे आप तो कार्बोकेटायन 1 डिग्री पर है। इसके अंदर देखेंगे आप तो कार्बोकेटायन के साथ लगा हुआ है CH3। अरे प्लस के बगल में अगर sp3 कार्बन आ जाए तो उसे कहा जाता है अल्फा कार्बन और उसके पास 3 हाइड्रोजन होते हैं। दैट मीन्स 3 अल्फा हाइड्रोजन है। बोलो है कि नहीं? अल्फा हाइड्रोजन क्यों देखा? क्योंकि इंडक्टिव नहीं देखना है, पहले H देखना है, पहले R देखना है। R तो यहां होगा ही नहीं तो पहले क्या देखा? H देखा। यहां पर 6 अल्फा हाइड्रोजन, ये भी अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। अरे यहां तो 9 अल्फा हाइड्रोजन है तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा DCBA। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर? नेगेटिव के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क नहीं करता, मतलब आंसर किससे निकलेगा? इंडक्टिव से। और इंडक्टिव के अकॉर्डिंग जहां प्लस आई कम है वहां स्टेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि प्लस आई जो है कार्ब एनायन को नुकसान पहुंचाता है। और 3 मिथाइल बहुत ज्यादा प्लस आई लगाते हैं। बोलो लगाते हैं कि नहीं लगाते? प्लस आई प्लस आई प्लस आई। तो आंसर क्या आ जाएगा? A, B, C और D आ जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 CH3 प्लस CD3 प्लस CT3 प्लस।
अब डायरेक्ट एक ही कार्बन है और उसी पे प्लस है, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन तो वर्क नहीं करने वाला, क्योंकि प्लस के बगल में एक sp3 कार्बन होना जरूरी है। तो यहां पर क्या लगेगा, इंडक्टिव, और इंडक्टिव के अकॉर्डिंग कौन डोमिनेटिंग होता है, ट्रीटियम। तो ट्रीटियम के अकॉर्डिंग आंसर क्या आ जाएगा, CBA। बोलो आएगा कि नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के अंदर अगर आप देखेंगे तो क्या है, CH3 माइनस CD3 माइनस, माइनस पे हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क नहीं करता, तो इंडक्टिव के अकॉर्डिंग आंसर क्या है, BC। बोलो है कि नहीं, क्योंकि H क्या लगाता है, सबसे कम प्लस आई लगाता है, और माइनस कार्बन आयन को चाहिए सबसे कम प्लस आई। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो डबल बॉन्ड के पास में है sp3 कार्बन, जिसके पास है 2 अल्फा H, प्लस के पास में इधर भी sp3 इधर भी sp3, टोटल 4 अल्फा H हो गए कि नहीं हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो 3 6 और 2 8 अल्फा हाइड्रोजन। आंसर क्लियर है एकदम, क्या आंसर है, CBA। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। प्लस के पास में sp3 कार्बन 1 अल्फा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 2 to 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन। सी की बात करें तो 2 to 4 और 3 7 अल्फा हाइड्रोजन। अगर डी की बात करें तो 4 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो है कि नहीं। तो सबसे अच्छा कौन होगा, जिसके पास 7 अल्फा है। अब 7 अल्फा है तो दो हैं, तो एक बात बताओ इसमें कितना डिग्री है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन से आंसर नहीं आ रहा तो फिर क्या लगाएंगे हम, इंडक्टिव। दिस इज द 3 डिग्री कार्बन, दिस इज द 2 डिग्री कार्बन, तो सबसे अच्छा कौन, बी, फिर सी, फिर डी, फिर ए। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को अगर आप देखेंगे तो इसके पास में 3 अल्फा हाइड्रोजन है। क्लियर। डबल बॉन्ड पे प्लस मतलब माइनस आई लग रहा है सीधा सीधा, ट्रिपल बॉन्ड पे प्लस मतलब और ज्यादा माइनस आई, तो सबसे अच्छा कौन, ए, फिर बी, फिर सी। क्लियर। माइनस आई जितना दूर हो कार्बोकेटाइन से उतना ही अच्छा है। माइनस में हाइपर कॉन्जुगेशन वर्क नहीं करता, मतलब प्लस आई, यहां माइनस आई, यहां माइनस आई, कार्बन आयन को स्टेबल बनाता है माइनस आई, बनाता ही नहीं बनाता, तो सबसे अच्छा कौन, सी, फिर बी, फिर ए। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर रेजोनेंस भी हो रहा है, तो रेजोनेंस भी हो रहा है और साथ में 3 अल्फा एच भी है। क्वेश्चन बी के अंदर ओनली 2 अल्फा एच है। बोलो है कि नहीं। इसके अंदर भी 2 अल्फा एच है, तो सबसे अच्छा कौन, ए। अब बी और सी में अच्छा कौन, बी और सी में रेजोनेंस तो नहीं हो रहा, अल्फा हाइड्रोजन सेम है, तो फिर ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, माइनस आई का काम करेगा, और माइनस आई से कार्बोकेटाइन को क्या होता है, एलर्जी हो जाती है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ए, सी, बी। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, इसमें है रेजोनेंस, इसमें है नो रेजोनेंस, ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन, तो आंसर क्लियर है, ए इज ग्रेटर देन बी। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें है रेजोनेंस, इसमें भी है रेजोनेंस, इसमें है 9 अल्फा हाइड्रोजन, इसमें है 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके अंदर है क्या, 3 अल्फा हाइड्रोजन। बोलो है कि नहीं है। क्लियर। तो सबसे अच्छा कौन होना चाहिए, जिसमें रेजोनेंस है। सबसे अच्छा क्या होना चाहिए, जिसमें रेजोनेंस है। तो चलिए रेजोनेंस के अकॉर्डिंग आंसर क्या आना चाहिए, ए सबसे अच्छा, फिर बी, ए क्यों आना चाहिए, क्योंकि ए में नंबर ऑफ आर एस ज्यादा है, तो सबसे पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई। तो आप अभी इस आंसर को याद रख लें, बाद में इसमें थोड़ी सी कंट्रोवर्सी होगी जिसको मैं नोट पॉइंट में लिखवा दूंगा। क्लियर। तो वो आपको कुछ चीजें याद रखनी पड़ेगी क्योंकि वो डेटा बेस्ड होती है। तो फिलहाल तो आंसर यही है, बाद में चेंज करेंगे। क्या आंसर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, रेजोनेंस भी है और साथ में आपको यहां पे 2 अल्फा एच भी नजर आ रहे होंगे। इसमें रेजोनेंस भी है और 3 and 2 5 अल्फा एच भी है, प्लस रेजोनेंस भी है। सी के अंदर ओनली 2 and 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, सबसे अच्छा बी, फिर ए, फिर सी। बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, तीनों तरफ रेजोनेंस, 2 तरफ रेजोनेंस, 1 तरफ रेजोनेंस, तो आंसर क्लियर है, ए, बी, सी। नेगेटिव रेजोनेंस करता है, रेजोनेंस से नेगेटिव को भी फायदा है क्योंकि यहां पर बेंजीन माइनस आर का काम करेगा, यहां पर प्लस आर का काम करेगा। बोलो करेगा कि नहीं करेगा। तो माइनस आर का काम करेगा क्योंकि बेंजीन तो इंड्यूस्ड इफेक्ट रखता है, मैंने आपको पढ़ाया था। तो 14 का आंसर क्या आ जाएगा, सबसे अच्छा ए, फिर बी एंड फिर सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 15, 1 टाइम रेजोनेंस, 2 टाइम रेजोनेंस, 3 टाइम्स रेजोनेंस, तो आंसर क्लियर है, सी, बी, ए। क्वेश्चन नंबर 16,
प्लस के साथ रेजोनेंस तो होगा नहीं, क्योंकि C डबल बॉन्ड O है, बॉन्ड उधर की तरफ ब्रेक हो नहीं सकता, तो ये क्या लगाएगा, सिंपल सा माइनस आई। ये भी क्या लगाएगा, माइनस आई। पर ये 2 डिग्री पर कार्बन पे प्लस ये 1 डिग्री पर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 20 ग्रेटर देन, क्योंकि 2 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होता है। 17 ये भी माइनस रेजोनेंस कर रहा है, ये भी नेगेटिव रेजोनेंस कर रहा है। तो देखो 1 डिग्री पे माइनस, 2 डिग्री पे माइनस, एनायन 1 डिग्री पे ज्यादा स्टेबल होता है, तो ए इज ग्रेटर देन बी। क्वेश्चन नंबर 18, तीनों में प्लस सेम पोजीशन पर है, मतलब अल्फा एच इक्वल होंगे, तो एफ का क्या लगेगा, माइनस आई। CH3 का क्या लगेगा, प्लस आई। CN का भी क्या लगेगा, माइनस आई। तो प्लस को स्टेबल कौन करेगा, प्लस आई। तो सबसे अच्छा बी। फ्लोरीन और CN में किसका माइनस आई कम होता है, एफ का, तो बी, ए और फिर सी। क्वेश्चन नंबर 19 में कंपाउंड एरोमेटिक है, दिस इज द एंटी एरोमेटिक है और दिस इज द नॉन एरोमेटिक है, तो स्टेबल कौन होता है, ए, फिर सी, फिर बी। बोलो होता है कि नहीं होता। 20 के अंदर पहला ए एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है और ये नॉन एरोमेटिक है, तो सबसे अच्छा कौन, एरोमेटिक। अब एरोमेटिक में इसमें तो बनेंगे 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसमें बनेंगे 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, ए। तो ए, फिर बी, फिर सी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 21, ये प्लस रेजोनेंस करेगा और रेजोनेंस करके कहां पहुंच जाएगा, यहां पे पहुंचा, तो इसने देखा कि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये भी यहां पहुंचा तो इसने देखा कि 2 अल्फा हाइड्रोजन है। इसने देखा कि ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन है। इसने देखा कि 0 अल्फा हाइड्रोजन है, ओनली इंडक्टिव काम करेगा। तो सबसे अच्छा कौन, सबसे अच्छा ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, क्योंकि H इफेक्ट डोमिनेटिंग होता है। 22 की बात करें तो प्लस अगर ऊपर है तो NH2 का लगता है प्लस आर, ऑर्थो पर है, ये भी ऑर्थो पर है। CF3 का क्या लगना चाहिए, प्लस H, पर CF3 प्लस H तो दिखाता नहीं है, तो क्या लग जाएगा इसका लग जाएगा आपके सामने माइनस आई। क्या है, माइनस आई। CH3 प्लस H लगाता है, वो लगाता है कि लगाता। सबसे अच्छा कौन, कार्बोकेटाइन को चाहिए प्लस आर प्लस H प्लस आई, तो सबसे अच्छा ए, फिर सी, सबसे बेकार बी। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 23 OMe का लगता है प्लस आर, क्योंकि ऑक्सीजन के पास होता है लोन पेयर। बोलो होता है कि नहीं होता। ऑर्थो पर है तो प्लस आर, मेटा पर आ गया तो इंडक्टिव मतलब माइनस आई, फिर ऑर्थो पर आ गया, सॉरी फिर पैरा पे आ गया, पैरा पे आर भी काम करता है, एच भी काम करता है, आई भी काम, इसका क्या काम करेगा, आर, तो कौन सा आर, प्लस आर। तो एक बात बताइए, अब आर डोमिनेटिंग है किसके लिए, कार्बोकेटाइन के लिए, है कि नहीं। प्लस आर क्या है, डोमिनेटिंग है कार्बोकेटाइन के लिए, तो वह ए और सी बी से तो अच्छे होंगे, पर ए और सी में कौन अच्छा होगा, इसका डिसीजन कौन लेगा, इसका डिसीजन लेगा इससे नीचे वाला। आर तो यहां पर इक्वल हो गया, तो फिर एच यहां पे लगता नहीं है। अब बात करें आई की, तो माइनस आई इसका भी काम करता है, इसका भी काम करता है, और माइनस आई डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग जितना माइनस आई दूर होगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। बोलो है कि नहीं है। तो सबसे अच्छा कौन हो जाएगा, सी, क्योंकि डिस्टेंस दूर है, अगर डिस्टेंस दूर है तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो सी के बाद ए के बाद सबसे बेकार बी। क्लियर है। चलिए, केटायन NO2 माइनस आर लगाता है किस पर, ऑर्थो पे, मेटा पे लगाएगा माइनस आई, और पैरा पे भी लगाएगा माइनस आर। अब माइनस आर तो हमेशा केटायन को नुकसान पहुंचाते हैं, तो सबसे अच्छा कौन, बी। अब ए और सी में कौन अच्छा, इसका डिसीजन कौन लेगा, माइनस आई लेगा, क्योंकि आर से तो बात बनने वाली नहीं है। अब आई के अकॉर्डिंग देखें तो केटायन से माइनस आई दूर किस में है, सी में, तो सी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा, तो बी, सी और ए आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, CH3 क्या लगाता है, प्लस H, CH3 क्या लगाता है, प्लस आई, CH3 क्या लगाता है, प्लस H, तो प्लस H प्लस आई से ज्यादा इफेक्टिव होता है फॉर कार्बोकेटायन, तो सबसे अच्छा कौन हो जाएगा, ए और सी बी से तो अच्छे हो जाएंगे, तो सबसे बेकार कौन है भाई, बी है। अब बी के बाद सबसे अच्छा कौन होगा, यहां प्लस H भी है और प्लस आई भी है, यहां प्लस H भी है प्लस आई भी है, पर प्लस H यहां नजदीक है, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा, ए के बाद सी के बाद बी। क्वेश्चन नंबर 26, पैरा पे CH3 का लगेगा प्लस H, CD3 का भी लगेगा प्लस H, CT3 का भी लगेगा प्लस H, और प्लस H किसका ज्यादा होता है,
प्लस आई तो टी का ज्यादा होता है, पर प्लस एच एच का ज्यादा, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होता है, जल्दी टूट जाता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर प्लस एच यहाँ ज्यादा है तो यही ज्यादा होगा, तो आंसर आ जाएगा ए बी सी। क्लियर। अगर यही क्वेश्चन तीनों ग्रुप मेटा पर होते तो आंसर आता सी बी ए, क्योंकि वहां इंडक्टिव काम करता है और इंडक्टिव किसका ज्यादा होता है, टी का। क्लियर। 27 अभी जस्ट करवा के आए हैं, पहले में है डांसिंग रेजोनेंस, तो ए इज ग्रेटर देन बी। क्वेश्चन नंबर 28 डांसिंग डांसिंग डांसिंग, तो ए इज ग्रेटर देन बी। क्वेश्चन नंबर 29 को ध्यान से देखें तो ये सी पे प्लस है, इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन इधर फ्लोरीन, सी पे प्लस है, इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन इधर क्लोरीन। क्या फ्लोरीन के पास भी लोन पेयर डोनेट करेगा? क्या इसके पास भी लोन पेयर डोनेट करेगा? क्या कहा जाएगा इसे? इसे कहा जाएगा बैक बॉन्डिंग। अब दोनों में से किसमें अच्छी बैक बॉन्डिंग हो रही है? तो देखो ध्यान से, कार्बन कौन सी पीरियड का एलिमेंट है? सेकंड पीरियड। फ्लोरीन भी सेकंड पीरियड, यहां पर कार्बन सेकंड पीरियड, यहां पर थर्ड पीरियड। मतलब 2p में रेजोनेंस, 2p 3p में रेजोनेंस, तो ज्यादा अच्छा रेजोनेंस किस में होगा? 2p में। तो बेटर कौन हो गया? CF3 हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, माइनस आ गया इस बार, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, सी पे माइनस, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। क्या इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं? क्या नहीं होते, पर क्लोरीन के पास होते हैं क्या? बिल्कुल। तो क्या ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है? दिस इज द डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। क्या है ये? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस। तो सबसे अच्छा कौन? बी इज ग्रेटर देन ए। सेम कार्बोकेटायन है, ऑक्सीजन का लोन पेयर, ऑक्सीजन का लोन पेयर, 2p 2p 3p 2p, किसमें अच्छा है? ए इज ग्रेटर देन बी अच्छा है। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, देगा, बैक बॉन्डिंग हो रही है। और नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, बैक बॉन्डिंग, ये भी 2p 2p, ये भी 2p, ये भी 2p। अब अगर दोनों 2p 2p के आ जाते हैं तो क्या देखेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखो, किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है? नाइट्रोजन की। तो डोनेटिंग एबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? नाइट्रोजन की। तो आंसर आ जाएगा बी इज ग्रेटर देन ए। क्वेश्चन नंबर 33 के अंदर बात करें तो यहां पर भी डोनेट कर रहा है, दिस इज ऑल्सो बैक बॉन्डिंग। यहां पर क्या हो रहा है? दिस इज द एरोमेटिक एंड दिस इज द रेजोनेंस। क्लियर। अगर बैक बॉन्डिंग, एरोमेटिसिटी और रेजोनेंस तीनों साथ आ जाते हैं तो सबसे अच्छा माना गया है किसको? बैक बॉन्डिंग को। बैक बॉन्डिंग के बाद एरोमेटिसिटी को, उसके बाद नॉर्मल रेजोनेंस को। तो सबसे अच्छा ए के बाद क्या आ जाएगा? बी के बाद सी आ जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्डर मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं जिनमें आपको कभी भी फंसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे अच्छा उसको माना गया है जिसमें तीनों तरफ से डांसिंग रेजोनेंस है। क्लियर। उसके बाद एरोमेटिसिटी। क्लियर। एरोमेटिसिटी से अच्छा बैक बॉन्डिंग होता है, जो कि यहां पर मेंशन नहीं है। अब एरोमेटिसिटी ज्यादा डोमिनेटिंग होती है, तीन तरफ से रेजोनेंस हो रहा हो उससे भी, और दो तरफ से रेजोनेंस हो रहा हो उससे भी। क्लियर। अब वैसे ही मैंने बात करी थी कि अगर एक तरफ बेंजीन रेजोनेंस हो रहा हो और एक तरफ क्या हो? आर हो, मतलब प्लस आई लग रहा हो या प्लस एच लग रहा हो, तब भी वो डोमिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर। अब अगर 9 अल्फा एच आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं यहाँ पे? 9 अल्फा एच, दिस इज द 9 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर कोई रेजोनेंस नहीं है, पर यहाँ रेजोनेंस है। बोलो है कि नहीं है? जैसे कि उस क्वेश्चन में हमने इसको हायर बताया था, बट एक्चुअल में ये हायर नहीं होता है। हायर कौन होता है भाई? हायर ज्यादा ये होता है। क्लियर। तो हमेशा ध्यान रखें 9 अल्फा एच एक बेंजीन रिंग को डोमिनेट कर जाते हैं। क्लियर। चलिए, 9 अल्फा एच एक बेंजीन रिंग को डोमिनेट कर जाते हैं, साथ में एक डबल बॉन्ड विद रेजोनेंस को भी डोमिनेट कर जाते हैं। 6 अल्फा एच को तो डोमिनेट करेंगे ही करेंगे, 3 अल्फा एच को भी डोमिनेट करेंगे और नॉर्मल CH3 को भी डोमिनेट करेंगे। तो वहां पर अगर उस क्वेश्चन में वापस चलें तो उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर आ जाएगा हमारा, वो आंसर क्या आ जाएगा भाई? वो आंसर आ जाएगा कुछ इस तरीके से कि यहां पर हमने किसको सबसे हाईएस्ट बताया था? सबसे हाईएस्ट बताया था हमने किसको? ए को। किसको बताया था हमने सबसे हाईएस्ट? ए को। बट एक्चुअल में ए और बी हाईएस्ट नहीं होते हैं, हाईएस्ट होता है कौन? देखो ध्यान से, हाईएस्ट मिलेगा सबसे अच्छा सी। सबसे अच्छा सी के बाद ए के बाद बी, फिर डी, फिर ई। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो कभी भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस ऑर्डर को हमेशा याद रखें और इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखें कि 9 अल्फा एच एक बेंजीन रिंग को और साथ में एक डबल बॉन्ड को डोमिनेट कर जाते हैं। क्लियर।
तो यहाँ पर ये स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट वाला जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हो हमारा वो होगा एसिड बेस रिएक्शंस और एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर को आप बहुत ध्यान से पढ़ें, इन लेक्चर्स को प्रॉपरली आप मैनेज करें। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़े हैं तो आप उन्हें प्रॉपर नोट्स बनाते हुए रिवीजन कर लें और इन क्वेश्चंस को आप एक रफ वर्क की तरह भी कर सकते हैं, रफ कॉपी में लिखकर भी कर सकते हैं एज ए प्रैक्टिस। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज तक के लिए